नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारा हिंदी भाषा का विकास का टॉपिक चल रहा था। कल हमने इसमें से कुछ तथ्यों को पढ़ लिया था, बाकी बचे हुए थे। कल की क्लास में हमने भाषा क्या होती है, विचार क्या है, संप्रेषण क्या है, संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, उसके बाद भाषा शब्द किस भाषा का है और इसका क्या अर्थ होता है, और कुछ तथ्य देखे थे। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, ये परिवर्तनशील होती है और तक परिवर्तित होती रहती है। यहां तक कवर कर लिया था। अगला पॉइंट है किसी भी भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। यानी हमने देख लिया कि भाषा क्या है, किस तरीके से सीखी जा सकती है। लेकिन अब अगर हमें भाषा सीखनी है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, यानी हमारे अपने अंदर किस तरह की भावना होनी चाहिए भाषा को सीखने के लिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। सबसे पहला, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा यानी मन की इच्छा होनी चाहिए। अगर मन की इच्छा नहीं होगी तो आप कुछ नहीं सीख सकते। दूसरा, अनुकरण। अनुकरण यानी नकल। किसी भाषा को सीखने के लिए पहले मन की इच्छा यानी जिज्ञासा हो, उसके बाद अनुकरण यानी नकल करनी चाहिए। उसके बाद आपने एक बार नकल कर ली, आप भाषा के वैज्ञानिक नहीं बनेंगे। अब आपको उस नकल को बार बार रिपीट करना होगा, उसका अभ्यास करना होगा। तो तीसरा आपका जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो है अभ्यास। यानी आप किसी भाषा को सीखें, उसके लिए जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, तीन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होने चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भाषा का विकास क्रम, यानी किसी भाषा का विकास किस तरह से होता है, किस क्रम में होता है। तो जो भाषा के विद्वान हैं उनका कहना है कि किसी भी भाषा को सबसे पहले सुना जाता है, फिर उसको बोलना सीखते हैं, फिर पढ़ना और सबसे अंत में लिखना सीखते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये तीनों क्रम है। यानी इसको आप कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को जो सीखने का क्रम है वो होता है श्रव पले। श्र से बना है श्रवण, श्रवण यानी सुनना। व से बना वदन यानी बोलना। प से पठन यानी पढ़ना। ले से बना लेखन यानी लिखना, या इसको हम सुवपली भी कहते हैं। इन दोनों शब्दों को आप नोट कीजिए। ये दोनों शब्द कई बार पेपर में आते हैं कि भाषा के विकास का क्रम क्या है। श्रवपले या इन्हीं शब्दों को आगे पीछे कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है सही क्रम क्या है, तो आप श्रवपले या फिर शुभोपली को चुनेंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो ये होता है भाषा के विकास का क्रम। लेकिन एक थी मैडम मारिया मांटेसी। तो मैडम मारिया मांटेसी जो है, इन्होंने कहा कि ये जो श्रवपले यानी शुभोपली है, ये भाषा के विकास का क्रम नहीं है। यानी हम पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना नहीं सीखते, बल्कि उन्होंने कहा कि जो भाषा का विकास है वो इस क्रम में होता है। श्रव लेप या शुभ लिप, यानी सबसे पहले हम भाषा को सुनते हैं, फिर बोलते हैं, उसके बाद लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं। सुनना सीख लिया, बोलना सीख लिया, फिर हम लिखना सीखते हैं, फिर पढ़ना सीखते हैं। सिर्फ इतना चेंज है। सभी विद्वानों ने कहा कि भाषा का विकास क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, सबसे अंत में लिखना। लेकिन मैडम मारिया मांटेसी ने कहा कि हम सबसे पहले सुनना, बोलना, उसके बाद लिखना, फिर पढ़ना सीखते हैं। यह भी आपसे पूछा जाता है कि श्रवलेप या शुभलिप, ये भाषा विकास का क्रम किसके द्वारा बताया गया है, तो आप जवाब देंगे मैडम मारिया मांटेसी के द्वारा। या कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मैडम मारिया मांटेसी के द्वारा जो भाषा का विकास क्रम है वो क्या है, तब आप जवाब देंगे श्रवलेप या शुभलिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाषा के संवाद की। हमने भाषा तो देख लिया कि क्या होती है, इसका विकास कैसे होता है, लेकिन भाषा का संवाद कैसे होता है, यानी भाषा को बोला कैसे जाता है, यानी भाषा को प्रकट कैसे किया जाता है।
तो लिखिए कि भाषा का संवाद 3 प्रकार से होता है। मौखिक रूप से यानी बोलकर, लिखित रूप से यानी लिखकर, और सांकेतिक रूप से यानी संकेतों द्वारा। अब इन तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं, 2-2 पॉइंट्स इनके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो संवाद का मौखिक रूप है इसके बारे में 2 लाइन लिखिए। पहली चीज लिखिए कि संवाद का मौखिक रूप अस्थायी है। उसके बाद लिखिए इसी में, मौखिक में ही, ये संवाद का सबसे सरल रूप है। तो मौखिक रूप अस्थायी होता है और सबसे सरल रूप है, जबकि जो लिखित रूप है यह स्थायी होता है। यह था आपका अस्थायी, यानी जो स्थायी नहीं है, टेम्परेरी है। लिखित आपका स्थायी होता है, यानी परमानेंट होता है। लिखित वाला आपका स्थायी होता है। लिखित रूप स्थायी होता है और यह सरल व कठिन दोनों हो सकता है। उसके बाद सांकेतिक रूप को लिखिए। संवाद का सांकेतिक रूप अस्थायी होता है, यानी टेम्परेरी होता है, और यह रूप सबसे कठिन माना जाता है। अब देखते हैं कि यह सरल कठिन क्यों है। मौखिक रूप क्या है? मैं आपको बोल करके कुछ समझा रहा हूं, आप समझ रहे हैं। मैंने बोला, आपने सुना, मेरी बात खत्म हुई, मेरे शब्द कहाँ हैं? कहीं मेरे शब्द दिखाई दिए? इस ब्रह्मांड में शब्द न जाने कहाँ खो गए। तो मैंने अपनी बात खत्म की, मेरे शब्द भी खत्म हो गए, इसलिए यह अस्थायी रूप है। बोलने के बाद तुरंत बाद ये खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, लिखित रूप स्थायी क्यों है? बोर्ड पर चीजें लिखी हुई हैं, जब तक मैं इसे नहीं मिटाऊंगा ये यहीं पड़ी रहेंगी, आप जब चाहे इसको देख सकते हैं। ये स्थायी है। हजारों साल पुराने हमारे वेद, हमारे ग्रंथ जो हमारे ऋषि मुनि लिख के चले गए, उनको आप आज भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्थायी है। हजारों साल से यूं के यूं बने हैं, आगे भी जब तक उनको संभाल कर रखा जाएगा वो शब्द, वो अक्षर वहीं रहेंगे। इसलिए लिखित रूप हमेशा स्थायी होता है। सांकेतिक रूप भी अस्थायी है। सांकेतिक रूप यानी मैंने अपने हाथ पैर या गर्दन के इशारे से या फिर आंखों के भावों के इशारे से कुछ आपसे कहा, कुछ इशारा किया, मैंने इशारा किया, आप समझे नहीं समझे अलग बात है, लेकिन मेरे इशारा करने के तुरंत बाद वो संकेत खत्म, अब उसका कोई वजूद नहीं है, इसलिए ये भी अस्थायी है। अब ये सरल क्यों है? मौखिक रूप सरल क्यों है? अगर आप लिखित रूप को समझना चाहें तो सबसे पहले आप एक उदाहरण लेते हैं अपने घर परिवार से, उसके बाद यहां आएंगे। आपके घर में या आपके पड़ोस में कुछ ऐसे बुजुर्ग होंगे जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता होगा। आप अगर उनसे कुछ बोलते हैं वो आपकी बातों को तुरंत समझ लेंगे, लेकिन अगर वहीं आप उन्हीं बातों को लिख कर दे दीजिए, वो नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें भाषा का ज्ञान तो है लेकिन लिपि का ज्ञान नहीं है। तो अगर आप किसी मौखिक संवाद को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपको सिर्फ भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और किसी ना किसी एक भाषा का ज्ञान इस दुनिया में हर किसी को होता है। आप जहां पैदा हुए हैं, जहां रहते हैं, वहां अब तक आपने कुछ ना कुछ सुना होगा, सीखा होगा, तो भाषा का ज्ञान है। इसलिए आप मौखिक भाषा सरल है, लेकिन लिखित भाषा के लिए आपको मौखिक भाषा का ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन आपको लिखना पढ़ना भी आना चाहिए। इसलिए अगर आपको लिखना पढ़ना आता है तो लिखित रूप जो है आपके लिए सरल है, लेकिन आपको लिखना पढ़ना नहीं आता तो ये लिखित रूप आपके लिए कठिन है। इसलिए कहा गया कि ये सरल और कठिन दोनों हो सकती है। लेकिन जो सांकेतिक रूप है वो सबसे कठिन है। क्यों कठिन है? जब तक आप शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो संकेत से समझना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि सांकेतिक रूप सबसे कठिन है। अब इसके आगे लिखिए, मौखिक रूप को भाषा का मूल रूप माना जाता है। मूल रूप क्यों? मूल रूप यानी बिल्कुल शुरुआती रूप। तो आप जानते हैं कि लोगों ने पहले लिखना नहीं सीखा होगा, पहले लोगों ने बोलना सीखा होगा। पुराने टाइम पे जब लोग पशु पक्षियों की तरह बोलते थे, यानी किसी न किसी हु हा की आवाज़ से वार्तालाप करते थे, उसके बाद उन्होंने कुछ शब्दों को जन्म दिया, अपने दिमाग से कुछ शब्द बनाए,
उनका प्रयोग करके बोलने लगे, बाद में लिखना सीखा। इसलिए कहा जाता है कि जो मौखिक रूप है वो मूल रूप है और जो आपका लिखित रूप है वो गौण है, यानी वो बाद में आया। तो मौखिक भाषा का मौखिक रूप मूल रूप है और लिखित रूप गौण माना जाता है। अब यहां तक हमने भाषा के बारे में सब कुछ देख लिया, सब कुछ यानी वो सब कुछ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे तो भाषा का टॉपिक बहुत बड़ा है, इसे पढ़ने में समझने में सालों का टाइम लग जाता है। चलिए अब हम देखते हैं भाषा परिवार। भाषा परिवार क्या है? भाषा परिवार से पहले आप अपने परिवार के बारे में बात कीजिए। परिवार क्या होता है? परिवार का अर्थ है कुछ लोगों का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप, जहां पर जो ग्रुप के सभी लोग हैं वो एक दूसरे से किसी ना किसी तरह संबंध में हो, यानी उनका एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ संबंध हो, वो परिवार होता है। आपके परिवार में आप हैं, आपका कोई भाई या बहन होगा, आपके माता पिता, आपके चाचा ताऊ, बहुत सारे लोग होंगे। पूरा एक समूह है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई किसी का भाई है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का पिता है, तो सबका एक दूसरे से रिश्ता है, इसलिए वो एक परिवार है। इसी तरीके से जो भाषा परिवार है, इसमें कहा जाता है कि जो भाषाएं हैं उनमें भाषाओं का ऐसा समूह जो एक दूसरे से जुड़ी हों, जिनका एक दूसरे से कोई संबंध हो, वो भाषा परिवार है। यानी आपस में संबंधित भाषाओं का समूह भाषा परिवार कहलाता है। विश्व में लगभग 7,000 भाषाएं हैं, यानी 6,890 के आसपास भाषाएं हैं। तो इसलिए हम लिखते हैं कि लगभग 7,000 भाषाएं हैं और इन 7,000 भाषाओं को कुल 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। यानी कुल 12 भाषा परिवार हैं, 12 भाषा परिवार, और इन 12 भाषा परिवारों को, इन 12 भाषा परिवारों में टोटल 7,000 भाषाएं हैं। ये तो थी पूरे विश्व की बात। अब हम विश्व को छोड़ के भारत के ऊपर आते हैं। भारत की बात करें, जहां विश्व में कुल 12 परिवार हैं, वहीं भारत में टोटल 4 परिवार हैं। कौन से? सब भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती परिवार। भारोपीय परिवार, भारोपीय शब्द बना है भारत और यूरोप से मिलके, भारतीय और यूरोपीय यानी भारोपीय परिवार, यानी इंडो यूरोपियन। ये भाषा परिवार भारत में सबसे बड़ा है, यानी लगभग 73% जो आबादी है भारत की, वो इसी भाषा परिवार का प्रयोग करती है। भारोपीय भाषा परिवार में बहुत सारी भाषाएं आती हैं, भारत की भी और विदेशों की भी। देखिए भारोपीय परिवार में कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी, उर्दू, पंजाबी और बांग्ला, ये तो भारत की भाषाएं हैं। विदेशी भाषाओं की बात करें तो फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच और उसके बाद आपका इंग्लिश, रूसी, ये सभी भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार में आती हैं। तो भारोपीय भाषा परिवार भारत में भी सबसे बड़ा है और विश्व में भी भारोपीय परिवार सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा को बोलने वाले भारत में लगभग 25% लोग हैं, 25% लोग। द्रविड़ भाषा होती है साउथ की भाषा। साउथ में द्रविड़ प्रदेश हुआ करता था। आप अपना जब राष्ट्रगान पढ़ते हैं वहां भी आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि द्राविड़ उत्कल बंगा, है ना। तो द्राविड़ प्रदेश हुआ करता था साउथ में, अब इसका नाम बदला गया है। तो जो द्रविड़ देश है, द्रविड़ प्रदेश है, वहां से द्रविड़ भाषा बनी है और द्रविड़ भाषा में आपकी तेलुगु, तमिल और कन्नड़ जैसी भाषाएं आती हैं। तो द्रविड़ बोलने वाले भारत में 25% लोग हैं। तीसरी है ऑस्ट्रिक भाषा। ऑस्ट्रिक भाषा होती है जो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी एरिया, पहाड़ी एरिया है, वहां के लोग जो भाषा प्रयोग करते हैं उसको ऑस्ट्रिक भाषा कहते हैं। और ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 1.3% है भारत की कुल जनसंख्या का। और चौथे नंबर पर आती है चीनी तिब्बती भाषा, यानी वो भाषा जो चीन या तिब्बत के लोग बोलते हैं। तो आप जानते हैं चीन और तिब्बत के भी काफ़ी सारे लोग हमारे भारत में रहते हैं।
तो वो इस चीनी तिब्बती भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी संख्या 0.7% है। अब एक फैक्ट आप यहां देख लीजिए, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि भारत में जो भाषा परिवार हैं उनका क्रम क्या है, यानी भाषा परिवार जो लोग बोलते हैं तो बोली जाने वाली संख्या के आधार पर भाषा का क्रम क्या है, तो सबसे ज़्यादा भारोपीय परिवार बोली जाती है, दूसरे नंबर पर द्रविड़, तीसरे पर आस्ट्रिक और चौथे पर चीनी तिब्बती है। लेकिन जैसे ही सवाल आ जाए कि विश्व में जो भाषा परिवार हैं उनमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा परिवार कौन सी है, तो पहले नंबर पर तो अभी भी आपकी भारोपीय परिवार ही है। भारत हो या विश्व, भारोपीय परिवार सबसे ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन जहां भारत में चीनी तिब्बती सबसे अंत में थी, विश्व में चीनी तिब्बती बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा परिवार है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अब यहां तक हमने जो भाषा का टॉपिक है उसको समाप्त किया। अब हम आगे बढ़ेंगे हिंदी भाषा पर। तो आप यहां देखिए कि हिंदी भाषा जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है और आकृति या फिर रूप के अनुसार हिंदी वियोगात्मक तथा विश्लिष्ट है। अब देखिए, ये जो वियोगात्मक और विश्लिष्ट है वो आपको बहुत सारी किताबों में मिलेगा, लेकिन इसका अर्थ क्या है, क्यों ये विश्लिष्ट और वियोगात्मक है, ये समझते हैं। सबसे पहले देखिए विश्लिष्ट का अर्थ क्या होता है। विश्लिष्ट का अर्थ होता है विशेषण किया हुआ या अलग किया हुआ। तो जब हम कहते हैं कि हिंदी विश्लिष्ट है, आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा से ही हिंदी का जन्म हुआ है, यानी संस्कृत को ही थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके और परिभाषित करके हिंदी को बनाया गया। और दूसरी चीज, संस्कृत से ही अलग होकर हिंदी बनी, इसलिए ये विश्लिष्ट है। वियोगात्मक का भी यही अर्थ होता है कि ये संस्कृत से वियोग करके बनी है, एक चीज। और दूसरी चीज, वियोगात्मक का अर्थ ये भी होता है कि इसका जो शब्द है हिंदी का शब्द, इसके शब्दों का रूप यानी शाब्दिक रूप जो है ये सरल है, जबकि इसकी वाक्य की संरचना बहुत कठिन है, इसलिए इसको वियोगात्मक कहते हैं। जबकि संस्कृत भाषा जो है वो संयोगात्मक है, क्योंकि उसके शब्द बहुत कठिन है, लेकिन उसका जो प्रयोग है, वाक्य प्रयोग, उसके वाक्य की संरचना बहुत सरल होती है। संस्कृत में ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनको बोलते हुए आपकी जबान अट जाए, इसलिए संस्कृत के शब्द मुश्किल हैं लेकिन वाक्य की संरचना आसान है, वो संयोगात्मक है। लेकिन हिंदी वियोगात्मक है क्योंकि इसकी शब्द रचना आसान और वाक्य रचना बहुत मुश्किल है। तो हिंदी के बारे में हमने ये 2 पॉइंट जान लिया। अब हिंदी के बारे में और भी तथ्य पढ़ेंगे। हिंदी का विकास क्रम क्या है, ये कैसे विकसित हुई, कैसे उत्पन्न हुई, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।